बात समझनी है। अब हम बात करते हैं एस इनहिबिटर की। एस इनहिबिटर की कि अगर एस इनहिबिटर क्या करते हैं, मतलब इसको हम क्यों पढ़ते हैं। तो एस इनहिबिटर दे आर टेट्रोजेंसी, दे आर कंट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। इसको हम प्रेगनेंसी में नहीं देते, ठीक है। एस इनहिबिटर्स को हम प्रेगनेंसी में नहीं देते, क्यों नहीं देते? क्योंकि ये क्या क्या कॉज करा सकती है, रीनल फेलियर, ठीक है। जो बेबी है उसकी ये किडनी फेल करा सकती है, रीनल फेलियर। उसके अलावा अलीगोहाइड्रोमनियस, अलीगोहाइड्रोमनियस मैंने आपको बताया भी था रीनल सिस्टम में। अलीगोहाइड्रोमनियस हम किसको कहते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड आपका क्या होता है, लो होता है। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होगा, लो होगा। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होगा, लो होगा। और एमनियोटिक फ्लूइड अगर लो है तो कौन सा सिंड्रोम होगा, जल्दी बताएं जी। अगर एलिगोहाइड्रोमनियस है तो कौन सा, यस डॉक्टर अदनान, एक्सीलेंट, पोर्टर सिंड्रोम या पोर्टर सीक्वेंस। उसके कान थोड़े से नीचे की तरफ होंगे, उस बेचारे का फ्लैट फेस होगा, और वो बिल्कुल किस्मत का मारा होगा। उसकी छोटी छोटी उंगलियां होंगी, छोटे छोटे बाजू होंगे, और हमने इसको रीनल सिस्टम में पढ़ा था। उसको क्या होगा, पोर्टर सीक्वेंस होगा। तो अगर एक माँ एस इनहिबिटर यूज कर रही है तो उसके जो बेबी होगा उसको क्या होगा, पोर्टर सीक्वेंस होगा। उसके अलावा और क्या है, अच्छा ये भी हो गया। उसके अलावा आता है हाँ, इसमें उसने ये लिखा हुआ है हाइपोकैलवरिया, ठीक है। इसको आपने मुझे पता पूछना है, हाइपोकैलवरिया। हाइपोकैलवरिया के आगे लिख ले अबनॉर्मल स्कल, ठीक है। अबनॉर्मल स्कल, इसमें क्या होगी, अबनॉर्मल स्कल होगी। जो उसके स्कल होगा वो अबनॉर्मल होगा, मतलब उसकी जो बोन्स होंगी ना वो सही तरह फ्यूज नहीं कर पाएंगी। उसकी जो बोन्स होंगी वो सही तरह फ्यूज नहीं कर पाएंगी। तो हाइपर कैलवरी का मतलब क्या होता है, अबनॉर्मल स्कल। तो ये हो गया एस इनहिबिटर। एस, उसके बाद उसने लिखा हुआ है, एस इनहिबिटर के बाद उसने लिखा हुआ है अल्काइलेटिंग अल्काइलेटिंग एजेंट्स। अल्काइलेटिंग एजेंट्स के आगे लिख लें एंटी कैंसर ड्रग्स। अल्काइलेटिंग एजेंट्स, दे आर एंटी कैंसर ड्रग्स। इसको हम ना कीमोथेरेपी में यूज करते हैं अल्काइलेटिंग एजेंट्स को। दे आर एंटी कैंसर ड्रग्स, एंटी कैंसर ड्रग्स। इन एंटी कैंसर ड्रग्स क्या कॉज कराएंगी, मल्टीपल एनामलीज, ठीक है। इसमें क्या होगा, मल्टीपल एनामलीज, कि आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। मतलब कि क्या क्या, ईयर और फेशियल, ठीक है। जो उसके कान और जो उसका फेस होगा वो अबनॉर्मल होगा, या उसका जो कान होंगे वो एब्सेंट होंगे, या फिर एब्सेंस ऑफ डिजिट्स, ठीक है। एब्सेंस, उसकी उंगलियां नहीं होंगी, एब्सेंस ऑफ डिजिट्स, ठीक है। एब्सेंस ऑफ डिजिट्स होगा, एब्सेंस ऑफ डिजिट मतलब कि उसकी क्या होंगी, उंगलियां नहीं होंगी। अगर कोई मदर है और वो एंटी कैंसर ड्रग्स पे है और वो प्रेग्नेंट भी है, तो उसका जो बेबी होगा उसको क्या हो सकता है, उसके कान और जो उसके फेस है वो नॉर्मल हो सकता है, और उसकी जो उंगलियां हैं वो एब्सेंट हो सकती हैं। तो ये काज है किसी अल्कालेटिंग एजेंट्स का। अल्कालेटिंग एजेंट्स क्या है, एंटी कैंसर ड्रग्स है। उसके बाद उसके बाद हम आगे चलते हैं, और जो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू आता होता है, एंटी एपिलिप्टिक ड्रग्स। एंटी एपिलिप्टिक, एपिलिप्सी हम किसको कहते हैं, एंटी एपिलिप्टिक ड्रग्स। एंटी एपिलिप्टिक ड्रग्स, एपिलिप्सी हम किसको कहते हैं उर्दू में, एंटी एपिलिप्टिक ड्रग्स। एंटी एपिलिप्टिक ड्रग्स किसको हम कहते हैं, जो मिर्गी में इस्तेमाल होती हैं। मिर्गी का दौरा, ठीक है, अचानक से मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एपिलिप्सी। और एंटी एपिलिप्टिक ड्रग्स में कौन कौन सी आती है, आपकी बड़ी मशहूर है जमाना, डेट इज योर वेलप्रोइक एसिड, ठीक है। वेलप्रोइक एसिड ये काफी मशहूर है, पाकिस्तान में भी काफी ज्यादा यूज होती है। वेलप्रोइक एसिड आ गई, ये एंटी एपिलिप्टिक ड्रग है, इसको मिर्गी में यूज करते हैं। उसके अलावा वेलप्रोइक एसिड आ गई, कार्बामीजापीन आ गई, ठीक है, कार्बामीजापीन आ गई। उसके अलावा उसने लिखा हुआ है फिनोटाइन आ गई, फिनोबार्बिटल आ गई, फिनोबार्बिचोन आ गई। तो ये सारी क्या है, एंटी एपिलिप्टिक ड्रग्स हैं, इसको हम फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हमने क्या पढ़ना है कि अगर एक मदर है और वो क्या है, वो ले रही है एंटी एपिलिप्टिक ड्रग्स, और एंटी एपिलिप्टिक ड्रग्स क्या करती हैं, दे इंटरफेयर, ये इंटरफेयर करती हैं, ठीक है। ये इंटरफेयर करती हैं किससे इंटरफेयर करती हैं, इंटरफेयर करती हैं, किससे इंटरफेयर करती हैं, फोलेट, फोलेट की मेटाबॉलिज्म से, ठीक है, फोलेट मेटाबॉलिज्म। और मुझे शाबाश मेरे हिमाटोलॉजी वाले स्टूडेंट बताएंगे कि फोलिक एसिड कौन सा विटामिन होता है। अगर मुझे ना बताया तो फिर खैर नहीं है आपकी। इंटरफेयर फोलेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, इंटरफेयर फोलेट मेटाबॉलिज्म। यस डॉक्टर अदनान, डॉक्टर तनीम, डॉक्टर तहरीम, डॉक्टर काशिम मंजूर, डॉक्टर बेजाद सही बता रहे हैं कि जो विटामिन B9 होता है, ठीक है, विटामिन B9 होता है, इसको हम कहते हैं फॉलिक एसिड, ठीक है, फॉलिक एसिड। और फॉलिक एसिड का मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है, ये बड़ी काम की चीज है फॉलिक एसिड। अच्छा, ये जो आपकी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है ना, ये क्या करती हैं, फोलेट की मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करती हैं, जिससे आपके क्या हो जाता है, फोलिक एसिड की कमी हो जाती है। तो आपने याद रखना है, अपने पल्ले बांध रहे, अब आपका जो सेरिब्रम है ना, उसमें ये अंदर घुसा लें बात। जब भी प्रेगनेंसी के दौरान अगर फीमेल में फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए, प्रेगनेंसी के दौरान अगर फीमेल में फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए ड्यू टू एनी रीजन, अभी हम रीजन पे नहीं जा रहे, प्रेगनेंसी के दौरान अगर फीमेल में फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए, तो उसको हम कहते हैं, उसको उसमें जो बेबी होगा उसमें न्यूरल, ठीक है, उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अगर अगर क्या हो, अगर प्रेगनेंसी के दौरान ड्यू टू एनी रीजन फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए, तो हम क्या कहते हैं, उस जो बेबी होगा उसको क्या आएगा, उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा। और इसमें मोस्ट कॉमनली जो इफेक्ट आता है वो स्पाइना बाइफिड आता है,
स्पाइना बाइफिडा, इसको हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में स्पाइना बाइफिडा क्या होता है। लेकिन फिलहाल आपने ये याद रखना है कि फोलिक एसिड की आपने कमी नहीं होने देनी प्रेग्नेंट फीमेल को। और मैं आपको बताता चलूं कि जब हम काउंसल करते हैं ना किसी कपल को, कि अगर एक कपल माँ बाप बनना चाह रहा है तो उसको हम 3 महीने पहले फोलिक एसिड स्टार्ट कराते हैं। मैं भी आपको बताता हूँ, टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको उसका ड्रग नेम भी बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल आपने ये याद रखना है, अगर प्रेगनेंसी के दौरान फोलिक एसिड की कमी हो जाए तो कौन सा डिफेक्ट आएगा? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और न्यूरल ट्यूब से अभी अभी तो मैंने आपको बताया है कि न्यूरल ट्यूब से कौन कौन सी चीजें बनती हैं। आपका ब्रेन बनता है, ठीक है, ब्रेन बनता है, और क्या बनती है? स्पाइनल कॉर्ड बनती है। तो क्या होगा? ब्रेन डिफेक्ट होगा, और क्या होगा? स्पाइनल कॉर्ड डिफेक्ट। तो अब क्या हुआ कि फर्ज करो कोई बंदी है और वो वेलप्रोइक एसिड ले रही है, कार्बामेज़ापिन ले रही है, फिनोबार्बिटून ले रही है, उसके अलावा फिनिटोइन ले रही है। तो क्या होगा? उसमें फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा? उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आएंगे। जब उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आएंगे तो उसका जो बेबी होगा उसमें मसाइल का उसको सामना करना पड़ेगा। तो ये हो गए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। इसलिए इसलिए ये रिकमेंडेशन है, ठीक है, ये डब्ल्यू की तरफ से रिकमेंडेशन है कि जब भी हमने एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स देनी होती हैं तो इनके साथ हमने हाई डोज में, ठीक है, इनके साथ हमने लाजमी तौर पे हाई डोज में क्या देना होता है? हाई डोज ऑफ फोलिक एसिड, हाई डोज ऑफ विटामिन B9 हमने देना होता है, हाई डोज ऑफ फोलिक एसिड हमने लाजमी इसको देना होता है, ताकि उसमें क्या हो, कमी ना हो। लेकिन प्रेगनेंसी में इट इज नॉट रिकमेंडेड। प्रेगनेंसी में आपने ये वाली ड्रग्स नहीं देनी, ठीक है। अगर वो फीमेल ये ड्रग्स दे रही है, यूज कर रही है, तो उससे क्या होगा? उसके बेबी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आएंगे, उसका ब्रेन अब नॉर्मल हो सकता है, उसको स्पाइना बाइफिडा हो सकता है, उसको डिफरेंट मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन रिकमेंडेशन ये होती है, इवन कि आप आपके इर्द गिर्द अगर कोई एपिलेप्सी का मरीज होगा तो आप उसको मेडिसिन उठा के देखना, जो कंसल्टेंट होगा उसने उसके साथ फोलिक एसिड लाजमी देना होता है, क्योंकि ये जो ड्रग्स हैं ये फोलिक एसिड की कमी करवा देती हैं। तो इस वजह से हम इसको हाई डोज में फोलिक एसिड लाजमी देते हैं। ठीक हो गया, हम आगे चलते हैं। हमारी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स भी हो गई। उसके अलावा उसने ये लिखा हुआ है कि इसमें और क्या क्या इफेक्ट आएगा? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, कार्डियक डिफेक्ट, ठीक है, कार्डियक डिफेक्ट मतलब कि कोई दिल का डिफेक्ट आ सकता है, इसको हमने पढ़ा था, AST VST, टेट्रोलॉजी ऑफ फॉल आउट आ सकता है। उसके अलावा क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट पैलेट हम किसको कहते हैं? क्लेफ्ट पैलेट, पैलेट हम किसको कहते हैं? पैलेट को उर्दू में क्या कहते हैं? जो पैलेट होता है उसको उर्दू में क्या कहते हैं? जल्दी बताएं, शाबाश। अभी हमारे तकरीबन हैं 22 मिनट पड़े हैं और 22 मिनट में हमने इसको खत्म करना है। जी डॉक्टर समीना सही बता रही हैं, तालू। जो तालू होता है उर्दू में इसको तालू कहते हैं, पैलेट को, ठीक है। ये जो आपका जो माउथ का वो है, रूफ ऑफ माउथ है, ठीक है, जो आपका मुंह शरीफ है जिससे आप डिफरेंट चीजें खाते हो, उसका जो रूफ है उसको हम कहते हैं पैलेट। और ये पैलाटाइन बोन से मिलकर बना होता है, इसको हम कहते हैं पैलेट। और ये क्या होता है? जब हम पैदा नहीं हुए थे, जब हम फीटस थे, तो ये दो बोन से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक बोन लेफ्ट से आ रही होती है और एक आपकी राइट से आ रही होती है, ये रूफ ऑफ माउथ है। तो क्या होता है कि जब हम पैदा होते हैं तो ये दोनों क्या हो जाती हैं? आपस में फ्यूज हो जाती हैं, जिससे हमारा जो रूफ ऑफ माउथ है वो कंप्लीट होती है। लेकिन अगर किसी बंदे को क्लेफ्ट पैलेट है तो ये क्या हो जाती है? ये जो ओपनिंग है ये ओपन रहती है, इसको हम कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट। तो जब इसमें मसला ये आता है कि जो उसका रूफ ऑफ माउथ होगा उसमें सुराख होगा, वो बेचारा जो भी खाएगा उसके नाक में चला जाएगा। तो ये काफी ज्यादा स्वेयर कंडीशन है, इसको हम कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट। और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग देने से क्लेफ्ट पैलेट भी हो जाता है। उसके अलावा उसने और लिखा हुआ है स्केल्टल एनोमलीज, इसमें फेलेंक्स, फेलेंक्स हम किसको कहते हैं? एनीवन, फेलेंक्स हम किसको कहते हैं? फेलेंक्स। उसके अलावा नेल, ठीक है, नेल और फेलेंक्स का हाइपोप्लेजिया हो सकता है। फेलेंक्स हम किसको कहते हैं? यूरिम्प, ये डॉक्टर तरीम आप क्या बता रही हैं? लिम्प नहीं, लिम्प तो नहीं कहते जी। फेलेंक्स हम किसको कहते हैं? यस डॉक्टर समीना, एक्सीलेंट, फ्लेंजीज। ये जो आपके पोटे हैं, जिसको हम पंजाबी में शायद पोटा कहते हैं ना, जो ये जो जिससे आपके फिंगर्स बनी है, जो आपकी उंगलियां जिससे मिलकर बनी है, तो हर उंगली में तीन तीन फेलेंक्स हैं, तो इसको हम कहते हैं फ्लेंजिस, और फेलेंक्स भी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा? जो आपके फ्लेंजिस है उसका हाइपोप्लेजिया होगा, आपकी फिंगर्स छोटी छोटी होंगी, और जो नाखून होगा वो भी बिल्कुल बेबी का छोटा सा होगा। और फेशियल डिसमॉर्फिज्म, जो उसका फेस होगा वो डिसऑर्गेनाइज्ड सा होगा, उसका अजीब सा फेस होगा। तो इसलिए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स आर नॉट रिकमेंडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसके आपने समझ लिया है कि क्या क्या उसने लिखा हुआ है। उसके बाद आगे बड़ी आपके लिए काम की बात आई है, दैट इज योर डाई एथाइल स्टिल बेस्ट्रोल। डाई एथाइल डाई एथाइल डाई एथाइल स्टिल बेस्ट्रोल। डाई एथाइल स्टिल बेस्ट्रोल क्या होता है? डाई एथाइल स्टिल बेस्ट्रोल क्या है? इसके आगे लिखे, जो डाई एथाइल स्टिल बेस्ट्रोल है, इट इज सिंथेटिक एस्ट्रोजन, इट इज सिंथेटिक एस्ट्रोजन। जो फीमेल में एस्ट्रोजन होता है, हमने जो लेबोरेटरी में एस्ट्रोजन बनाया है उसको हम क्या कहते हैं? डाई एथाइल स्टिल बेस्ट्रोल, सिंथेटिक एस्ट्रोजन। और ये बड़ा पाकिस्तान में, इवन के पूरी दुनिया में यूज होता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये जो डाई एथाइल स्टिल बेस्ट्रोल है ना, इसको हम कहते हैं मॉर्निंग, इसको हम क्या कहते हैं? मॉर्निंग आफ्टर पिल, मॉर्निंग मॉर्निंग आफ्टर पिल, मॉर्निंग आफ्टर पिल।
अगर आपके पास कोई खतून आती है, अगर आपके पास कोई खतून आती है, कोई लेडी आती है और वो ये कहती है कि डॉक्टर साहब, मैंने एक दिन पहले क्या किया था, इंटरकोर्स किया था, लेकिन मैं प्रेगनेंसी नहीं चाहती, मैं माँ नहीं बनना चाहती, बट मैंने कोई भी कंट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं था किया, तो मुझे कोई हल बताएं। तो आपने उसको क्या देना है, आपने उसको डाई एथाइल स्टीलबेस्ट्रोल देना है। आपने उसको क्या देना है, डाई एथाइल स्टीलबेस्ट्रोल। इसको हम कहते हैं मॉर्निंग आफ्टर पिल। ये क्या होता है, इसको हमने 72 घंटों के अंदर अंदर लेना होता है, कि जब इंटरकोर्स होता है उसके 36 से 72 घंटों के अंदर अंदर लेना होता है। ठीक, इसकी काफी ज्यादा, यस डॉक्टर सईद आसिम सही बता रही है, यूलिप्रिस्टोल भी होता है, एक लियोप्रिस्टोल भी होता है, इसकी काफी ज्यादा ड्रग्स हैं। तो डाइएथाइल स्टिलबेस्ट्रोल, इसको हम कहते हैं मॉर्निंग आफ्टर पिल। अगर एक खतून ने इंटरकोर्स किया है और अगर वो इसको 36 से 72 घंटों के अंदर अंदर ले लेती है, तो उसका इम्प्लांटेशन नहीं होगी, उसकी इम्प्लांटेशन नहीं होगी। इसको हम कहते हैं मॉर्निंग आफ्टर पिल, और ये पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, इवन के पूरी दुनिया में ये अवेलेबल है, मॉर्निंग आफ्टर पिल। इसका मुझे ब्रांड नेम मेरे जेहन से नहीं, मैंने ये पढ़ा था, लेकिन इसका ब्रांड नेम ना मेरे जेहन से निकल गया, तो इसको आप गूगल कर सकते हो कि इसका ब्रांड नेम क्या है, और आप इसको रिकमेंड कर सकते हो अगर किसी को कोई जरूरत है। इसको हम कहते हैं मॉर्निंग आफ्टर पिल, और इट इज वेरी इफेक्टिव, इट इज 99% इफेक्टिव। ये 99% इफेक्टिव है, और इसको हम कहते हैं पोस्ट क्वाइटल। ठीक है, इसको हम कहते हैं पोस्ट क्वाइटल कंट्रासेप्शन। पोस्ट क्वाइटल कंट्रासेप्शन, क्वाइटल का मतलब क्या होता है, कंट्रासेप्शन। क्वाइटल का मतलब क्या होता है, इंटरकोर्स। क्वाइटल का मतलब क्या होता है, इंटरकोर्स। पोस्ट का मतलब होता है बाद में। तो इंटरकोर्स के बाद अगर आप कंट्रासेप्शन चाहते हैं, तो यू विल प्रिस्क्राइब टू योर पेशेंट डाई एथाइल स्टिलबेस्ट्रोल, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉर्निंग आफ्टर पिल कहते हैं। लेकिन ये एक ट्रेटोजन है, ये बेबी के लिए बड़ी खतरनाक होती है। तो जाहिर सी बात है, हम कंट्रासेप्शन चाह रहे हैं, तो हम क्यों उसमें बेबी का क्यों पढ़ रहे हैं। तो अगर एक फीमेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसको यूज करती है, तो बेबी पे काफी इफेक्ट आता है। कौन सा इफेक्ट आता है, वजाइनल वजाइनल क्लियर सेल एडिनोकार्सिनोमा और कंजेनाइटल मलेरियन एनोमली। तो ये आपने सिर्फ याद रखना है कि क्लियर सेल कार्सिनोमा, इसको हम पढ़ेंगे, क्लियर सेल कार्सिनोमा क्या होता है। तो जो माँ होगी उसमें क्लियर सेल कार्सिनोमा ये कॉज कराएगी, क्लियर सेल कार्सिनोमा, और कंजेनाइटल मलेरियन एनोमली कॉज कराएगी। ठीक हो गया, तो आई होप कि आपको ये समझ आ चुकी है। मॉर्निंग आफ्टर आफ्टर पिल हम किसको कहते हैं, हम कहते हैं डाइएथाइल स्टिलबेस्ट्रोल को। इसकी और भी काफी ज्यादा टाइप्स है, जिस तरह डॉक्टर आसिम ने एक बताई है, यूलिप्रेस्टोल, ये काफी ज्यादा है। ठीक है, लेकिन जो सबसे मशहूर मैंने पढ़ी थी ये डाइएथाइल स्टिलबेस्ट्रोल है, और पाकिस्तान में ये अवेलेबल है। इसका ब्रांड नेम मेरे जेहन में नहीं आ रहा, वरना मैं आपको बता देता। तो इसका ब्रांड नेम आपने याद रखना है। ठीक हो गया। अब ये तो हो गई डाई डाई एथाइल स्टिलबेस्ट्रोल, इसको हम कहते हैं मॉर्निंग आफ्टर पिल, कि अगर एक खातून ने इंटरकोर्स कर लिया है और वो प्रेगनेंसी नहीं चाहती, तो यू कैन प्रिस्क्राइब हर डाई एथाइल स्टिलबेस्ट्रोल। उसके बाद हम आगे चलते हैं, और आगे है जी हमारे फ्लोरोक्विनोलोन्स। ये क्या है, एंटीबायोटिक की एक टाइप है, फ्लोरोक्विनोलोन्स। फ्लोरोक्विनोलोन्स, फ्लोरोक्विनोलोन्स क्या है, फ्लोरोक्विनोलोन्स क्या है, एंटीबायोटिक की एक टाइप है, जिसमें कौन कौन से आते हैं, आपके सिप्रोफ्लॉक्सासिन आते हैं, आप माशाल्लाह काफी कॉमनली यूज करते हो, सिप्रोफ्लॉक्सासिन आती है। उसके अलावा क्या आती है, लिवोफ्लॉक्सासिन आती है, नियोफ्लॉक्सासिन आती है। जितने भी फ्लॉक्सासिन वाली ड्रग्स हैं, वो आपकी वो क्या है, दे ऑल आर फ्लोरोक्विनोलोन्स, दे ऑल आर फ्लोरोक्विनोलोन्स। लेकिन इसके बारे में आपने याद ये रखना है, ये एमसीक्यूज है। डॉक्टर मारिया मुलेरियन एनोमली मैंने इसलिए नहीं बताया कि हमने कल ये पढ़ना है मलेरियन डक्स क्या आती हैं। तो मलेरियन डक्स आपने याद रखना है, जो फीमेल का इंटरनल जेनेटिलिया है ना, जो मलेरिया जो फीमेल का इंटरनल जेनेटिलिया है, वो मलेरियन डक्स बनाती हैं। तो बस आप कल या परसों का इंतजार करें, मैं आपको मलेरियन डक्ट, आप इसको हमने डिटेल में पढ़ना है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो फीमेल का इंटरनल जेनेटिलिया वो मलेरियन डक्ट से बनता है। अच्छा, फ्लोरोक्विनोलोन क्या क्या होती हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, नियोफ्लॉक्सासिन, टोरफ्लॉक्सासिन, ये सारी फ्लॉक्सासिन वाली ड्रग्स जो हैं, दे आर फ्लोरोक्विनोलोन्स। और ये क्या करती हैं, दे कार्टिलेज, जो बेबी होता है उसका जो कार्टिलेज होगा, जो उसका कार्टिलेज होगा, उसको ये डैमेज कर देते हो, इसलिए हम इसको प्रेगनेंसी में मना करते हैं। दे आर कंट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, फ्लोरोक्विनोलोन, फ्लोरोक्विनोलोन्स। उसके बाद हम आगे चलते हैं, और आगे है जी आपका फोलेट एंटागोनिस्ट। फोलेट एंटागोनिस्ट क्या है, कि जो फोलिक एसिड है बॉडी में, फोलिक एसिड आपको पता है कि जो फोलिक एसिड है उसको हम डीएनए के सिंथेसिस के लिए यूज करते हैं। पढ़ा है ना फार्मा में, फार्मा पढ़ी है या नहीं, आईपीरी मैम आप सबको पढ़ा रही है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बड़े अच्छे से पढ़ रहे होंगे। फोलेट एंटागोनिस्ट, ठीक है, फोलेट एंटागोनिस्ट। तो ऐसी ड्रग्स जो कि क्या करती हैं, फोलिक एसिड की जो फोलिक एसिड है, जो फोलेट है, उसकी सेंसिस को रोक देती हैं। तो इन ड्रग्स में कौन कौन सी आती हैं, इसमें आपकी बहुत मशहूर है जमाना, डेट इज योर टीएमपी, टीएमपी, डेट इज योर टीएमपी, ट्राईमेथोप्रिम। ठीक है, ट्राईमेथोप्रिम। इसके अलावा मेथोट्रेक्सेट, ठीक है, इसके अलावा मिथोट्रिक्सेट, ठीक है, मिथोट्रिक्सेट, ट्राईमेथोप्रिम, ये सारी आती हैं, ये फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी को क्या करती हैं, रोकती हैं। तो अभी तो मैंने आपको बताया कि जब भी फोलिक एसिड कम हो, अगर कोई बंदी है, अगर वो प्रेग्नेंट है, तो अगर उसमें फोलिक एसिड कम हो जाएगा, तो उसको कौन सा डिफेक्ट आएगा, शाबाश जल्दी बताएं, मुझे भूल गया है, आप बताएंगे। अगर एक बंदी है और उसमें बी9 की डेफिशिएंसी होगी है, तो बताएं कौन सा डिफेक्ट आएगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आएगा। ये एमसीक्यूज है, इसको लाजमी याद करना है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। जब आप क्या होगी, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी। अब आप कहते हैं कि यार जरा फोलिक एसिड पे थोड़ी सी बात करते हैं, ओके, हम बात करते हैं। देखो, फर्ज करो
आपके पास एक खतून आती है, माशाल्लाह आप गायनाकोलॉजिस्ट हो, और आपके पास एक खतून आती है और वो कहती है कि डॉक्टर साहब आई वांट कंसेप्शन, ठीक है, मैं कंसीव करना चाहती हूँ, तो आप उसको क्या रिकमेंड करोगे? आप उसको एक तो फर्टाइल विंडो के बारे में बताओगे। फर्टाइल विंडो, अभी आज तो टाइम इतना नहीं है कि मैं आपको बता सकूं फर्टाइल विंडो, आप उसको फर्टाइल विंडो के बारे में बताओगे, ठीक है, फर्टाइल विंडो कि आपने इन इन दिनों में इंटरकोर्स करना है और इन दिनों में नहीं करना, ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे फर्टाइल विंडो के बारे में। उसके बाद उसके बाद आप उसको क्या प्रिस्क्राइब करोगे? मैं आपको पाकिस्तान का एक ब्रांड नेम बता देता हूँ, मैंने आपको, बल्कि मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने आपको कई दफा बताया है, उसमें हिमाटोलॉजी में बताया था, सीवीएस में बताया था। शाबाश, मुझे बताएं, अगर किसी बंदे को हमने फोलिक एसिड प्रिस्क्राइब करना हो तो हम कौन सी टैबलेट देंगे पाकिस्तान में? अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप कौन सी टैबलेट दोगे? जल्दी बताओ, शाबाश, जल्दी बताओ। टीनम? नहीं नहीं, टीनम नहीं थी, मैंने एक बताई थी, बड़ी आसान सी टैबलेट का नाम था, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी जल्दी। नहीं पता, भूल गए हो? इंड्रोल? इंद्रोल नहीं थी, इंद्रोल तो वो थी अपना, बीटा ब्लॉकर थी, इंद्रल बीटा ब्लॉकर थी, सैयद आसिम। ओके, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी इंतजार कर रहा हूं मैं आपका। इनोफोलिक, यस, इनोफोलिक, इनोफोलिक हो सकती है, लेकिन मैंने आपको ये नहीं थी बताई, इनोसिटोल भी देते हैं सर, इनोसिटोल ट्राइफॉस, इनोसिटोल का मुझे नहीं पता। खैर, मैं आपको एक ब्रांड नेम बताता हूँ पाकिस्तान में, आपने याद रखना है, अगर कोई बंदी, अगर कोई बंदी कंसीव करना चाहती है, तो आपने उसको 3 महीने पहले फोलिक एसिड स्टार्ट कराना होता है, 3 मंथ आपने उसको पहले क्या कराना होता है? फोलिक एसिड स्टार्ट कराना होता है, और जो उसके फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक जारी रहेगा। आपने उसको फोलिक एसिड स्टार्ट कराना होता है, और कितना स्टार्ट कराना होता है? डेली। जो डेली रिकमेंडेड डोज है, डेट इज 400 माइक्रोग्राम, डेट इज 400 माइक्रोग्राम। अगर कोई बंदी कंसीव करना चाहती है, अगर कोई बंदी कंसीव करना चाहती है, तो आपने उसको 3 महीने के लिए फोलिक एसिड देना होता है, 3 महीने के लिए फोलिक एसिड देना होता है कि भाईजान, आपने, भाईजान नहीं, बीबी, आपने रोज एक टैबलेट खानी है, ठीक है, रोज आपने एक टैबलेट खानी है, किसकी? फोलिक एसिड की। और फोलिक एसिड के बड़े फायदे मैं आपको बताता हूँ। फोलिक एसिड, फोलिक एसिड की आपने डेली एक टैबलेट खानी है, और कितनी खानी है? 400 मिली माइक्रोग्राम आपने उसको रिकमेंड करनी है। अब आप कहते हैं कि यार हम कैसे उसका रिकमेंड करेंगे? तो एक टैबलेट है पाकिस्तान में, बहुत मशहूर है, तकरीबन 300-400 का पूरा पता आ जाता है, उसका नाम है टैब, ठीक है, टैब, आपने इस तरह इसको लिखना है, टैब माई फोल, 1000 दफा आपको बताया, फिर भी भूल जाते हो, टैब माई फोल 400 माइक्रोग्राम, ठीक है, 400 माइक्रोग्राम। तो आपने उसको चुप करके कहना है कि बीबी, आपने ये जो गोली मैंने लिखी है ना, ये आपने रोज की एक खाया करनी है, जब तक आप कंसीव नहीं कर लेती, इवन कि आप जब कंसीव भी कर लोगे उसके बाद भी आपने 3 महीने तक इसको जारी रखना है, ठीक है। तो आपने प्रेगनेंसी से 3 महीने पहले फोलिक एसिड उसको देना होता है, और आपने उसको फर्टाइल विंडो का बताना होता है, और बाकी हम इसको बात करेंगे एक दिन ना, हम इसके लिए टाइम निकालेंगे कि अगर एक बंदी आपके पास आती है, अगर आप एक बंदी आपके पास आती है और वो कहती है कि डॉक्टर साहब मैं कंसीव करना चाहती हूँ, तो मुझे बताएं कि इसके क्या क्या तरीके हैं, तो मैं आपको ना प्रॉपर इसका समझाऊंगा कि आप उसको क्या क्या चीजें गाइड कर सकते हो, जिससे उसकी कंसीव होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो खैर, आपने उसको क्या देना है? फोलिक एसिड वाली देनी है 3 महीने पहले, और ये गायनाकोलॉजिस्ट इसी चीज का 2-2 हजार पहले लेते हैं, ठीक है। वो एक उसको फोलिक एसिड दे देते हैं, और उसको फर्टाइल विंडो के बारे में थोड़ा बहुत बता के उसको कहते हैं कि चलो जी घर पहुंचो और 2 हजार निकालो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। खैर, हम आते हैं अपने फोलेट एंटागोनिस्ट की तरफ। अगर एक बंदी है और वो क्या यूज करी है? मेथोट्रेक्सेट यूज करी है, ट्राइमेथोप्रिम यूज करती है। ये दोनों ड्रग्स क्या करती हैं? ये दोनों ड्रग्स आपकी कर देती हैं फोलिक एसिड को कम कर देती हैं बॉडी में, फोलिक एसिड को क्या कर देती है? कम कर देती है। तो जाहिर सी बात है, जब फोलिक एसिड कम होगा तो क्या होगा? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आएगा, उसको स्पाइना बाइफिडा हो सकता है, उसको ब्रेन का इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, उसको तरह तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो आसान है ना बिल्कुल आज का टॉपिक। खैर, हम आगे चलते हैं, और आगे एक बहुत और मजेदार बात आई है, एक और बात मैं बताना तो भूल गया। जिन फीमेल्स का एक्नी का इशू है, ठीक है, एक्नी का इशू है ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है, अगर एक फीमेल है, उसका हार्मोन इम्बैलेंस रहते हैं, तो उसको भी हम फॉलिक एसिड देते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, मतलब मैंने इसको कोई किसी मेडिसिन में नहीं पढ़ा, लेकिन जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता था ना, वहाँ पे मेरे साथ जो डॉक्टर थी ना, वो एफसीपीएस थी गायनेकोलॉजिस्ट में, तो उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि फॉलिक एसिड को जब माई फॉल, अगर किसी बंदी है, उसमें कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस चल रही है, उसमें कोई एक्नी वगैरह है, उसका रंग वगैरह गड़बड़ है, या उसको स्याहियां पड़ी हुई हैं, तो उसको हम फॉलिक एसिड देते होते हैं, ताकि उसके जो हार्मोन है वो बैलेंस हो जाए। लेकिन मैंने ये किसी मेडिसिन की बुक में नहीं पढ़ी, तो इसलिए मैं इसको कंफर्म नहीं कह सकता, ठीक है। लेकिन जो मेरी सीनियर थी, एफसीपीएस थी वो, तो उसने मुझे ये बात बताई थी। ठीक हो गया, तो आप इसको आपके है कि आप इसको प्रिस्क्राइब करते हो या नहीं करते, लेकिन ये ऑथेंटिक बात है, मैं एवं हवा में नहीं बात कर रहा। ओके, अब हम आते हैं जी। अच्छा, अब क्या हुआ कि एक्नी एक्नी का हमने नाकाम कोशिश की ठीक करने की, किस में? फोलिक एसिड देने से, लेकिन एक्नी ठीक नहीं हुई, एक्नी ठीक नहीं हुई।
अब आप क्या करते हैं, आप बड़े हीरो बनते हैं, आप कहते हैं कि मैं तो डॉक्टर बाहर से बन के आया हूँ, मैं तो किर्गिस्तान से पढ़ के आया हूँ, मैं तो रूसी डॉक्टर हूँ, तो मैं तो इसको ठीक करूंगा। आप उसको दे देते हो आइसोट्रिटिनोइन, आप उसको क्या देते हो, आइसोट्रिटिनोइन, आप उसको क्या दे देते हो, आइसोट्रिटिनोइन। आइसोट्रिटिनोइन क्या है, आइसोट्रिटिनोइन क्या है, विटामिन ए है। आइसोट्रिटिनोइन क्या है, विटामिन ए है। तो अगर आप किसी बंदी को विटामिन ए दे देते हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उससे क्या होगा, अगर आप किसी बंदी को विटामिन ए दे देते हो प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसको क्या होगा, उसको क्लेफ्ट पैलेट हो जाएगा, उसका जो, उसको तो खैर कुछ नहीं होएगा, उसके एक्ने तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो बेबी होगा, क्योंकि जो विटामिन ए है इट इज ट्रेटोजेनिक, ये क्लेफ्ट पैलेट कॉज कराता है, ये क्लेफ्ट पैलेट कॉज कराता है। और अब आप कहते हैं कि यार मैं फिर विटामिन ए तो किसी भी लेडी को नहीं दूंगा, क्योंकि वो तो किसी टाइम भी प्रेग्नेंट हो सकती है। तो इसके लिए जो रिकमेंडेशन है आपकी फर्स्ट एड पे, ये बात बायोकेम में लिखी हुई है कि अगर आप किसी बंदे को, अगर सॉरी बंदे को कह रहा हूँ, बंदी को, अगर किसी बंदी को आप विटामिन ए देना चाहते हैं फॉर एक्नी, एक्नी के लिए आइसोट्रिटिनोइन आर वेरी इफेक्टिव। मैंने आपसे वादा किया था कि हम किसी दिन टाइम निकालेंगे एक्नी के लिए, तो मैं आपको किसी दिन ना इसका पूरा ट्रीटमेंट कराऊंगा कि एक्नी को हम किस किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। अगर आप किसी बंदी की एक्ने ठीक करते हो, लेकिन आपने उसको क्या देखना होता है, इसका प्रोटोकॉल क्या है, इसका प्रोटोकॉल ये है कि आपने उसको कहना है डबल कंट्रासेप्शन, ठीक है, डबल कंट्रासेप्शन हमने यूज करनी होती है। देखो इसको जरा समझ लेना। अगर आप कोई लेडी है और वो शादीशुदा है, और अगर यूरोप है तो फिर शादीशुदा या गैर शादीशुदा ये मैटर नहीं करता। अगर आप किसी लेडी को विटामिन ए प्रिस्क्राइब करना चाहते हो, तो यू विल प्रिस्क्राइब डबल कंट्रासेप्शन। डबल कंट्रासेप्शन क्या, आप उसको कहोगे कि आपने डबल कंट्रासेप्टिव मेथड यूज करना है। कौन कौन सा, फर्ज करो आप उसको आपने कहना है कि आपने कॉन्डम भी यूज करना है, और उसके अलावा कोई ओरल कंट्रासेप्शन यूज करना है, जिस तरह अभी हमने पढ़ा है डाइएथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल, आपने उसको डबल कंट्रासेप्शन मेथड पे लगाना है। अगर आप दोबारा सुने इस कहानी को, अगर आप किसी बंदी की एक्नी ट्रीट करना चाहते हो और वो पाकिस्तान है और वो शादीशुदा है, तो उसमें आप उसको डबल कंट्रासेप्शन साथ रिकमेंड करोगे। अगर आप विटामिन ए देना चाहते हो, मतलब जिद है आपकी कि विटामिन ए ही देना है, हमने और कोई नहीं देना, तो फिर आप क्या करोगे, आप डबल कंट्रासेप्शन यूज करोगे। डबल कंट्रासेप्शन भूलना नहीं है, डबल कंट्रासेप्शन। ठीक हो गया, तो ये हो गई सीधी बात। हम आगे चलते हैं अभी और आगे हमारी है जी लिथियम। और ये माशाल्लाह मुझे मेरे स्टूडेंट बताएंगे कि लिथियम हम कहाँ यूज करते हैं। लिथियम, लिथियम हम कहाँ पे यूज करते हैं, शाबाश जी डॉक्टर काशिफ। यस डॉक्टर काशिफ एक्सीलेंट, शाबाश। बाकी भी बताएं, मैं अभी आंसर नहीं बताऊंगा ताकि थोड़ा सा। यस डॉक्टर बहजाद भी सही बता रहे हैं, डॉक्टर पकीजा भी सही बता रही हैं, और डॉक्टर मुदस्सर शहबाज भी सही बता रहे हैं। देखो कुछ खास करके ये औरतों में मसला होता है, इवन के मर्दों में मसला होता है। यस सीवीएस में भी हमने डॉक्टर लाइबा पढ़ा था, बाईपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, एक हमारे पास डिसऑर्डर होता है जिसको हम कहते हैं बाईपोलर डिसऑर्डर। बाईपोलर डिसऑर्डर जो लिथियम होता है, इसको हम बाईपोलर डिसऑर्डर में प्रिस्क्राइब करते हैं। बाईपोलर डिसऑर्डर में मतलब कि एक एक बंदी है या एक बंदा है, वो पल में तोला है, पल में माशा है, एकदम से वो बहुत अच्छा है, वो कहेगा कि हाँ दुनिया तो बहुत रंगीन है, रंगीनियों से भरी हुई है, लेकिन 5 मिनट के बाद वो सबसे डिप्रेस इंसान है। इसको हम कहते हैं बाईपोलर, कि उसकी जो उसके मूड बहुत ज्यादा स्विंग करते हैं। ठीक है, इसको मूड को स्टेबलाइज करने के लिए हम क्या देते हैं, हम उसको लिथियम देते हैं। लेकिन जो लिथियम है, लिथियम इज ट्रेटोजेनिक, और ये क्या कॉज कराता है, ये एप्सियन बार एनोमली, एप्सियन बार एनामली। और ये क्या आता है, इसको हमने सीवीएस में 2 दफा पढ़ा था। एप्सियन बार एनामली, एप्सियन बार एनामली कॉज कराता है। जो लिथियम है ये ट्रेटोजेनिक है, और ये क्या है, एप्सियन बार एनोमली। अब एप्सियन बार एनोमली क्या आता है, फर्ज करो ये हार्ट है, ठीक है, फर्ज करो ये हार्ट है, और ये क्या है, उसका मतलब वेंट्रिकल है। और देखो ये हार्ट है, और ऊपर क्या है, एट्रिया है, नीचे क्या है, वेंट्रिकल है। ये उसका क्या था, ट्राइकस्पिड वाल्व था, ये क्या है, उसका ट्राइकस्पिड वाल्व है। जो एप्सियन बार एनामली होता है, मैंने आपको उधर भी समझाया था, सीवीएस में भी हमने 2 दफा इसको पढ़ा था। जो एप्सियन बार एनामली होती है, इसमें जो ट्राइकस्पिड होता है ना, वो नॉर्मल की बजाय थोड़ा नीचे की तरफ बनता है। जो ट्राइकस्पिड होता है वो डाउनवर्ड डिस्प्लेस हो जाता है, डाउनवर्ड क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। तो अगर एक खतून है, उसको बाइपोलर डिसऑर्डर है, और वो प्रेग्नेंट होती है, और उसके बेबी को क्या हो जाएगा, एप्सियन बार एनोमली, उसका जो राइट वेंट्रिकल होगा वो स्मॉल होगा। राइट वेंट्रिकल क्यों स्मॉल होगा, क्योंकि उसका जो ट्राइकस्पिड है वो नीचे की तरफ मूव कर गया। इसको हम कहते हैं एप्सियन बार एनोमली। और ये किस में हम यूज करते हैं, बाईपोलर डिसऑर्डर में यूज करते हैं, बाईपोलर डिसऑर्डर में यूज करते हैं। कौन, लिथियम। और ये क्या कॉज कराता है, एप्सियन बार एनोमली कॉज कराता है। उसके अलावा अब हमने 2 ड्रग्स पढ़ी थी, डेट वाज मिथेमीजोल, ठीक है, मिथेमीजोल। और हमने एक और ड्रग पढ़ी थी, प्रोपाइल थायोयूरासिल। जी डॉक्टर काशिफ, हम किस मरीज में ये यूज करते हैं, मेथामिजोल और पीटीयू, प्रोपाइल थायोयूरासिल, जल्दी बताएं। जी डॉक्टर काशिफ, डॉक्टर अदनान कहाँ गए लावे आज। यस हाइपर, हाइपर किस चीज में बताएं जल्दी।
हाइपर किस चीज, यस डॉक्टर काशिफ एक्सीलेंट। बाकी भी बताएं जी। डॉक्टर अदनान, डॉक्टर तलहा वलीद कहाँ गए जिन्होंने पढ़ा था? फंगल में नहीं करते यूज मेथामिजोल, वो और होती है वो कोनाजोल होती है वो वाली, मिथोकोनाजोल। मुदस्सर शबाज, यस मुदस्सर शबाज भी सही बता रहे हैं। जिन्होंने एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ी थी भूल गए हो यार? मेथामिजोल और प्रोपाइल थायोरेसिल हम किस में यूज करते हैं? हम यूज करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म में, हाइपरथायरॉयडिज्म में। और मैंने आपको वहां पे बड़ा क्लियर कट एमसीक्यूज दो करवाए थे। कौन कौन से करवाए थे? अगर तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, ठीक है, अगर तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर का बड़े बच्चों को पता नहीं होगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या होता है? जो आपके जो प्रेगनेंसी से पहले 1 से लेके 12 हफ्ते होते हैं, ठीक है, 1 से लेके 12th वीक होते हैं, उसको हम कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम क्या प्रिस्क्राइब करते हैं? पीटीयू, ठीक है, प्रोपाइल थायोयूरासिल। हम क्या करते हैं? प्रोपाइल थायोयूरासिल उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। ये एमसीक्यूज बताया था एंडोक्राइनोलॉजी में कि अगर अगर कोई बंदी है और वो प्रेग्नेंट भी है और उसको हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो पहले ट्राइमेस्टर में 12 हफ्तों तक हम उसको कहेंगे कि बीबी आपने प्रोपाइल थायोयूरासिल यूज करना है। लेकिन हम क्या करेंगे? सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में हम क्या यूज करेंगे? मिथेमिजोल। मिथेमिजोल, और इसकी वजह क्या है? मिथेमिजोल, ये वजह आपके सामने है। जो मिथेमिजोल है, ये वो है अपना ट्रेटोजन है। और आपको पता है कि फर्स्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या हो रही होती है? ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही होती है। तो ये जो मिथेमिजोल है, अगर हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देंगे तो उसका सिरे से ही ऑर्गन ही नहीं बनेगा, ठीक है, तो बहुत ज्यादा शदीद इफेक्ट आता है। इसलिए हम जो पहले क्या देंगे? प्रोपाइल थायोयूरासिल देंगे, उसके बाद हम उसको क्या देंगे? मिथेमिजोल देंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था और अल्लाह के बंदे सारे भूले हुए हैं, डॉक्टर काशिफ के अलावा। डॉक्टर काशिफ तो फिर हमेशा के लावे हैं ना। तो फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर है, इसमें हम क्या देते हैं? प्रोपाइल थायोयूरासिल। और सेकंड ट्राइमेस्टर में हम क्या देते हैं? मिथेमिजोल। सेकंड ट्राइमेस्टर में हम क्या देते हैं? मिथेमिजोल। ये एमसीक्यू था। ओके, ट्राइमेस्टर की समझ आ गई है ना? ट्राइमेस्टर क्या होता है? 1 से लेके 12 हफ्तों तक पहला ट्राइमेस्टर होता है। 13 से लेके 27 हफ्तों तक दूसरा ट्राइमेस्टर होता है। और 28 से लेके 40 हफ्तों तक कौन सा होता है? थर्ड ट्राइमेस्टर होता है। और अच्छा, चलो आपसे पूछते हैं थोड़ा सा। जो प्रेगनेंसी होती है, टोटल प्रेगनेंसी कितने दिनों की होती है? टोटल प्रेगनेंसी कितने दिनों की होती है? प्रेगनेंसी, यार ये तो काफी अब दूर बात है, जल्दी से इसको करते हैं। टोटल प्रेगनेंसी कितने दिनों की होती है? जल्दी बताएं। बड़ा आसान था यार, 280 डेज, ठीक है, 280 दिन की टोटल प्रेगनेंसी होती है। 280 डेज की टोटल प्रेगनेंसी होती है। डॉक्टर सैयद आसिम जो 37 वीक्स कह रहे हैं, इसका मैं बताता हूँ 37 क्या होता है। 280 डेज की टोटल प्रेगनेंसी होती है। और ल्यूनर जो चांद के महीने वो कितने होते हैं? 10 ल्यूनर मंथ। 10 ल्यूनर मंथ। जो चांद के महीने होते हैं वो कितने होते हैं? 10 होते हैं। और दिन कितने होते हैं? 9 महीने, 9 महीने 6 दिन, ठीक है, 9 मंथ 6 दिन, ठीक है, 9 महीने 6 डेज, ठीक है। ये टोटल प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन, इसको हम पढ़ेंगे, फिलहाल इसको हम छोड़ते हैं क्योंकि इधर टाइम जाया हो जाएगा। इसकी काफी ज्यादा डिटेल आगे कि प्रेगनेंसी की क्या क्या है। जो 37 कह रहे हैं वो भी ठीक है, जो 40 वीक कह रहे हैं वो भी ठीक है। इसको मैं बताऊंगा ये दोनों कैसे ठीक है, इसको हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, मेथामिजोल भी हो गया। उसके अलावा आपके आती है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है। टेट्रासाइक्लिन क्या है? ट्रेटोजेनिक है। टेट्रासाइक्लिन क्या है? ट्रेटोजेनिक है। और ये क्या कॉज कराती है? डिसकलोरेशन ऑफ टीथ। डिसकलोरेशन ऑफ टीथ। जो दांतों का एनामिल होता है, जो चमक वाला हिस्सा होता है, उसको ये उड़ा देती है, उसको डिकम्पोज कर देती है, जिससे जो दांत होते हैं वो उनका कलर खराब हो जाता है। तो डिसकलरेशन ऑफ टीथ कराती है। डिसकलरेशन ऑफ टीथ कराती है कौन? टेट्रासाइक्लिन। टेट से आपने याद रखना है टीथ, ठीक है। जो दांत होते हैं उनकी डिसकलरेशन करवा देती है। उसके अलावा बोन ग्रोथ को ये कम करती है। बोन ग्रोथ को ये क्या करती है? कम करती है। बोन ग्रोथ को कम करती है, डिसकलरेशन ऑफ टीथ कराती है। उसके बाद आपकी है जी थैलिडोमाइड, ठीक है। थैलिडोमाइड ड्रग है, थैलिडोमाइड। जो थैलिडोमाइड है ये क्या करती है? थैलिडोमाइड आपके लिम्ब डिफेक्ट कराती है। इसको जरा गौर से समझना, ये गाइनी में भी लिखा हुआ है, लिम्ब डिफेक्ट। लिम्ब डिफेक्ट, जो मतलब बेबी होगा उसके जो हाथ पांव होंगे वो डिफेक्टिव होंगे। जो उसके हाथ पांव होंगे डिफेक्टिव होंगे। इसमें 2-3 टर्म्स हैं, काफी कॉमनली यूज होती हैं। और इन इन टर्म्स में क्या है? इन टर्म्स में सबसे पहले उसने लिखा हुआ है फैकोमिलिया, ठीक है, फैकोमिलिया। अब मैं आपको इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको गूगल से पिक दिखा सकता, आपने इसका गूगल करना है, फैकोमिलिया। इसमें क्या होता है? डॉक्टर काशिफ, इसका मुझे जेन में नहीं आ रहा थैलिडोमाइड कहाँ से यूज करते हैं, इसको आप गूगल करके मुझे बताना, फिर मैं बाकी सबको बता देता हूँ। अच्छा, फैकोमिलिया, फैकोमिलिया हम किसको कहते हैं? इसमें जो उसके बाजू और जो पाँव होंगे ना वो छोटे होंगे, उसके जो लिम्स होंगे वो स्मॉल होंगे। और दे विल बी क्लोज टू ट्रंक। दोबारा सुने, जो बेबी होगा, मतलब ये थैलिडोमाइड इतनी खतरनाक है कि ये जो बेबी होगा उसकी लिम्स बिल्कुल उसकी ट्रंक के साथ लगी होंगी, क्लोज टू ट्रंक। उसकी जो दड़ होगा उसके साथ लगी होंगी। और उसकी जो लिम्स होंगी बहुत छोटी छोटी होंगी। इसकी आप देख लेना उसको,
गूगल करके इसकी पिक लाजमी देख लेना, फैकोमिलिया। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है माइक्रोमिलिया, ठीक है, माइक्रोमिलिया। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, मिलिया का मतलब क्या होता है, मिलिया का मतलब क्या होता है, लिम्ब। तो इसमें क्या होगा, जो उसके बाजू और पाँव, जो उसकी टांगे हैं वो छोटी होंगी, ठीक है, तो इसमें स्मॉल लिम्स होंगे, स्मॉल लिम्स, छोटे 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 बाजू होंगे और छोटी उसकी टांगे होंगी। उसके अलावा उसने लिखा हुआ है फ्लिपर लिम्स। फ्लिपर इस ये ना एक अंग्रेजों की टर्म है। इसमें उसने ये लिखा हुआ है कि जो बेबी होगा, अगर वो थैलिडोमाइड यूज करता है तो उसके लिम्स इतने ज्यादा वो अबनॉर्मल से होंगे कि दे विल लुक लाइक फ्लिपर। दे विल लुक लाइक फ्लिपर। फ्लिपर को आप उसको गूगल करोगे तो आपको इसकी शेप नजर आ जाएगी। ठीक है, तो फैकोमिलिया और माइक्रोमिलिया, ठीक है, इसको आपने गूगल करके देख लेना कि इसका बेबी किस तरह हमें नजर आता है। उसके अलावा हमारी बड़ी मशहूर जमाना ड्रग डेट इज वारफरीन। ठीक है, वारफरीन, ठीक है, वारफरीन। वारफरीन हम किसके लिए यूज करते हैं, जल्दी बताएं, शाबाश। वारफरीन हम किसके लिए यूज करते हैं, ये तो आपको बताना चाहिए। जो वारफरीन होती है ये क्या करती है, वारफरीन बोन बोन एंड कार्टिलेज, ठीक है, बोन एंड कार्टिलेज फॉर्मेशन में, बोन एंड कार्टिलेज फॉर्मेशन में डिफेक्ट डालती है। बोन एंड कार्टिलेज फॉर्मेशन को क्या करती है, मतलब उसको अबनॉर्मल कर देती है। जी, एंटीकोगुलेंट थेरेपी है, एंटीकोगुलेंट है वारफरीन। हेपरिन भी एंटीकोगुलेंट है, ठीक है। लेकिन आपने क्या याद रखना, जब मैंने आपको हिमाटोलॉजी पढ़ाई थी तो मैंने कहा था अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट है तो आप उसको वारफरीन दोगे, आप उसको हेपरिन दोगे, तो वही हम पढ़ने लगे हैं कि जो वारफरीन है इसके साइड इफेक्ट क्या है, ये बोन एंड कार्टिलेज फॉर्मेशन को खराब करती है। जो एपीफाइसिस होता है, अभी तो टाइम कम है, मैं किसी दिन आपको समझाऊंगा एपीफाइसिस हाइपोफाइसिस क्या होता है। एपीफाइसिस एपीफाइसिस में क्या होगा, एपीफाइसिस में क्या होगा, स्ट्रिपल्ड, ठीक है, स्ट्रिपल्ड के आगे लिख लें डॉटेड। स्ट्रिपल्ड क्या होगा, स्ट्रिपल्ड कैल्सिफिकेशन। स्ट्रिपल्ड के आगे लिखे डॉटेड, डॉट्स आपको नजर आएंगे, डॉटेड कैल्सिफिकेशन। डॉटेड कैल्सिफिकेशन जो उसका एपीफाइसिस होगा उसमें आपको क्या आएगा, उसमें डॉटेड कैल्सिफिकेशन होगी। उसके अलावा ये क्या कॉज कराती है, नेजल लिम्ब हाइपोप्लेजिया, ऑप्टिक नर्व एट्रोफी, सेरिब्रल हेमरेज कॉज करा सकती है। और आप वारफरिन की जगह प्रेग्नेंट लेडी में क्या यूज करोगे, यू विल यूज, जो वारफरिन है इट इज कंट्राइंडिकेटेड, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, हेपरिन, ठीक है, हम हेपरिन यूज करेंगे। हेपरिन बहुत अच्छी बनती है, ये बेबी को कुछ भी नहीं कहती हेपरिन। डॉक्टर मारिया पूछिए, फैको एंड माइक्रो में लिम्ब शॉर्ट हैं बट फैको में क्लोज टू द ट्रंक है। यस डॉक्टर मारिया, यू आर करेक्ट। ओके, तो इसमें अब ये सारी बातें हैं। उसके अलावा आगे उसने लिखा हुआ है सब्सटेंस यूज, कि हम अगर कौन कौन सा सब्सटेंस यूज करें तो उससे क्या क्या इफेक्ट आता है। इसमें बहुत आसान बातें हैं, बिल्कुल हम इसको जल्दी से खत्म करते हैं। सबसे पहले उसने लिखा हुआ है अल्कोहल। तो अल्कोहल को अगर कोई बंदी अल्कोहल यूज कर रही है, वो मतलब पैग पे पैग लगा रही है और वो प्रेग्नेंट भी है, तो उसके जो बेबी होगा उसको अल्कोहल फीटल सिंड्रोम हो जाएगा। इसको हम कल डिटेल में पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अल्कोहल फीटल सिंड्रोम। उसके बाद आती है कोकेन, ठीक है, कोकेन। और कोकेन के बारे में मैं आपको कई दफा पढ़ा चुका हूँ। कोकेन क्या है, कोकेन क्या है, वेजो कंस्ट्रिक्टर है, ठीक है, वेजो कंस्ट्रिक्टर है। कोकेन क्या है, वेजो कंस्ट्रिक्टर है। अब क्या होगा कि जब कोई लेडी क्या करेगी, अगर वो प्रेग्नेंट है तो अगर वो कोकेन यूज करेगी तो उससे क्या होगा, उसका जो प्लेसेंटा है उसकी तरफ ब्लड सप्लाई कम होगी। जब उसकी तरफ ब्लड सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, उसको आईयूजीआर हो जाएगा। आईयूजीआर हम किसको कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। जो बेबी यूट्रस में पड़ा हुआ है उसके बेचारे का क्या कसूर है, तो उसकी क्या हो जाएगी, ग्रोथ रिटार्डेशन, उसकी ग्रोथ बहुत छोटी हो जाएगी, वो छोटा रह जाएगा। तो अगर एक बेबी है, अगर एक माँ है वो कोकेन यूज करती है तो उसको क्या हो जाएगा, आईयूजीआर हो जाएगा। इसको मैं 1000 दफा पढ़ा चुका हूँ। उसके अलावा क्यों होता है, ये आपने याद रखना, जो कोकेन होती है ये वेजो कंस्ट्रिक्टर है। ये क्या है, वेजो कंस्ट्रिक्टर है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई टू द प्लेसेंटा कंप्रोमाइज हो जाती है। उसके अलावा अगर कोई मतलब लेडी है और वो सूटे पे सूटा लगाती है, अगर वो प्रेग्नेंट भी है और वो काफी ज्यादा स्मोकिंग करती है, तो आपको पता है मैंने ये 1000 दफा ये भी आपको बात पढ़ाई है कि जो जब वो स्मोकिंग करती है तो स्मोकिंग में दो चीजें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, और क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, और क्या होता है, आपकी निकोटीन होती है, ठीक है, निकोटीन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। जो निकोटीन है ये क्या है, इट इज वेजो कंस्ट्रिक्टर। जो निकोटीन है इट इज वेजो कंस्ट्रिक्टर। तो जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो क्या होगा, आईयूजीआर हो जाएगा। आईयूजीआर इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, जो बेबी होगा उसकी सही तरह ग्रोथ नहीं हो पाएगी। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता है कि ये ऑक्सीजन के साथ मुकाबले लगा के बैठ जाती है। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसको काफी डिटेल में पढ़ा था कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग होती है तो क्या आता है। तो खैर इसको हम देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होगा, जब कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होगा कि ऑक्सीजन डिलीवरी प्लेसेंटा को कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, अगेन क्या हो जाएगा, आईयूजीआर इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगी। बेबी छोटा रह जाएगा, बेबी की सही तरह ग्रोथ नहीं हो पाएगी। उसके अलावा आगे उसने टोबैको स्मोकिंग भी हो गया। उसके अलावा उसने लिखा हुआ है आयोडीन एक्सेस। जरा मैं आपका चेक करता हूँ ना, आपका कितना कॉन्सेप्ट है। आपने हिमाटो मुझसे एंडोक्राइनोलॉजी तो पढ़ लिया, लेकिन आपको आती कितनी है, आयोडीन एक्सेस। ठीक है, उसने ये लिखा है कि अगर क्या हो, आयोडीन क्या हो, प्लेसेंटल अब्रप्शन। डॉक्टर सिमिना ये भी हमने पढ़ना है, प्लेसेंटल अब्रप्शियो क्या होता है, प्लेसेंटल अक्रीटा, ये सारी चीजें हमने पढ़नी है।
ठीक है, तो फिलहाल इसको अभी छोड़े, प्लेसेंटल अब्रप्शन क्या होता है, आप ये ट्रेटोजन का सीखे कि ट्रेटोजन क्या क्या इफेक्ट डाल रहे होते हैं। तो आयोडीन अगर एक्सेस में हो जाए या फिर आयोडीन की क्या हो जाए डेफिशिएंसी हो जाए, तो इससे भी क्या होता है, इट इज आल्सो ट्रेटोजन, ठीक है, इट इज आल्सो ट्रेटोजन। अब चलो हमें ये तो समझ आ गई कि अगर आयोडीन की कमी हो जाए फिर तो चलो हमें पता है कि जो T3 T4 कम बनेगा। अगर तो डेफिशिएंसी है तो T3 T4 कम बनेगा। जी डॉक्टर काशिफ, आप क्या समझते हैं, ये बाकी लावे जितने बैठे हैं, डॉक्टर तलहा वलीद हैं, बाकी जो हैं, वो क्या समझते हैं कि अगर आयोडीन एक्सेस में हो जाए तो फिर भी T3 T4 कम है। अगर तो कमी है चलो फिर तो समझ आती है कि जो T3 T4 कम होगा, लेकिन ज्यादा है एक्सेस में है तो फिर क्यों कम होगा। डॉक्टर मुदस्सर शहबाज सही बता रहे हैं और डॉक्टर काशिफ भी सही बता रहे हैं, बाकी भी बता दें यार, बाकी शर्मा क्यों रहे हैं। नहीं पता, चलो मैं बताता हूँ। हमारे पास एक इफेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं वोल्फ चाकफ इफेक्ट। वोल्फ चाकफ इफेक्ट मैंने पढ़ाया था, ये वोल्फ चाकफ इफेक्ट। जब जब आयोडीन क्या होती है, बहुत एक्सेस में होती है, आयोडीन बहुत ज्यादा एक्सेस में होती है, तब भी T3 T4 कम हो जाते हैं। तो जब भी आयोडीन, या तो लेडी बहुत ज्यादा आयोडीन ले रही है या आयोडीन ले ही नहीं रही, तो उससे क्या होगा कि T3 T4 कम हो जाएंगे, और इससे भी क्या होगा कि बेबी की सही तरह ग्रोथ नहीं हो पाएगी, और उसको क्या आ जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म ठीक हो गया। और हमने पढ़ा था कि जो आपका जो आयोडीन एक्सेस है, अगर आयोडीन बहुत ज्यादा एक्सेस में हो तो आपका एक एंजाइम था जिसको हम कहते हैं थायराइड परऑक्सीडेज। थायराइड परऑक्सीडेज उसको इनहिबिट कर देता है, और सारे माशाल्लाह बोले हुए हैं। खैर अल्लाह आपको पूछे, मैं आप क्या कह सकता हूँ। हम आगे चलते हैं, और आगे है जी आपका मटरनल डायबिटीज। ठीक है, इसको बस 2 मिनट बर्दाश्त कर लो। मटरनल डायबिटीज, मटरनल डायबिटीज, अगर जो माँ है उसको क्या है, शुगर है, ठीक है, माँ है और उसको क्या है, शुगर है, तो उसमें क्या क्या इफेक्ट आएगा। तो शुगर में उसको क्या क्या इफेक्ट आएगा, उसने लिखा हुआ है कोडल रिग्रेशन सिंड्रोम। कोडल रिग्रेशन सिंड्रोम में क्या होता है, कोडल रिग्रेशन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो उसका एनस होता है, इसमें ना जो अपना सैक्रम होता है ना, सैक्रम, सैक्रम नहीं बनता इसमें। ये जो कोडल रिग्रेशन सिंड्रोम है ना, इसमें सैक्रम नहीं होता। जो बेबी होता है ना, इसका सैक्रम नहीं होता, ठीक है, इसका सैक्रम नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें एनल रिग्रेशन होती है, कि उसका जो एनल होता है, एनस होता है, वो सही तरह नहीं बनता। और इसके अलावा क्या होता है, सैक्रम भी नहीं होता, एनल रिग्रेशन भी नहीं होता, और इसकी जो दोनों टांगे होती हैं वो आपस में फ्यूज होती हैं, तो ये काफी ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। और मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, मैंने कहा था कि जो माँ है, अगर माँ को शुगर है तो उसके बेबी की ऑर्गेनोमेगाली क्यों होती है, उसका जो बेबी है उसके ऑर्गन बड़े बड़े क्यों हो जाते हैं। तो काफी हमने इस पे डिस्कशन की तरह, मुझे बताया ना इसका क्या आंसर है, या भूल गए हो। मटर्नल डायबिटीज में क्या होता है, एनर रिग्रेशन होती है, उसके अलावा क्या होता है, सैक्रम नहीं बनता, और इसमें क्या होता है, साइरिनोमिलिया। ठीक है, साइरिनोमिलिया, साइरिनोमिलिया हम किसको कहते हैं, साइरिनोमिलिया के आगे लिख लें, जो उसकी दोनों टांगे होंगी वो फ्यूज्ड होंगी। यस, डॉक्टर अदनान हमें सही बता रहे हैं कि इंसुलिन क्रॉस नहीं कर पाता प्लेसेंटा को, जिसकी वजह से जो फीटस का पेंक्रियाज होता है वो बहुत ज्यादा इंसुलिन बनाता है, और इंसुलिन क्या है, इंसुलिन प्रोटियोजेनेसिस है, मतलब प्रोटीन को ज्यादा करता है, जिसकी वजह से उसको क्या हो जाता है, ऑर्गेनोमेगाली हो जाती है। तो सेरिनोमिलिया में क्या होता है, फ्यूज हो जाती है। ठीक है, सेरिनोमिलिया में क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है आपकी लेग्स। जो बेबी होता है उसकी फ्यूज लेग्स होती हैं, उसकी दोनों टांगे क्या होती हैं, फ्यूज होती हैं। उसके अलावा इसमें और कोई खास बात नहीं लिखी हुई। नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, हाँ एक बहुत अहम बात यहाँ पे लिखी हुई है, नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। न्यूनेटल न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, ये बहुत अहम बात है, हाइपोग्लाइसीमिया। अगर एक माँ है और वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, और अगर उसको डायबिटीज है, अगर एक माँ है और उसको उसको वो प्रेग्नेंट और वो उसको डायबिटीज है, तो उसका जो बेबी जब पैदा होगा ना, जब बेबी पैदा होगा तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया होगा। क्यों होगा, देखो इसकी वजह ये है कि जो ग्लूकोज है ना, जो ग्लूकोज है, इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा। ग्लूकोज क्रॉस कर सकता है, ग्लूकोज क्रॉस कर सकता है प्लेसेंटा को, लेकिन जो इंसुलिन है ये क्रॉस नहीं कर सकती। तो देखो, जब माँ में ग्लूकोज ज्यादा होगा, माँ चूंकि शुगर की मरीज है, तो ग्लूकोज क्रॉस करेगा प्लेसेंटा को और किस में पहुंच जाएगा, फीटस में। अब फीटस में क्या हो गया है, हाइपरग्लाइसीमिया हो गया है। फीटस क्या करेगा, फीटस क्या करेगा, अपनी इंसुलिन को बढ़ा लेगा। अपनी इंसुलिन को जब वो बढ़ाएगा तो इंसुलिन को इतना ज्यादा बढ़ा लेगा कि जो फीटस बेचारे का नॉर्मल ग्लूकोज था उससे भी कम ग्लूकोज हो जाएगा। तो अगर एक बेबी जब पैदा होता है, अगर उसका ग्लूकोज कम है, तो इसका वो किसकी निशानी है कि उसकी माँ को क्या है, डायबिटीज है। उसकी माँ को क्या थी, डायबिटीज थी। तो डायबिटिक मदर में जो फीटस होता है वो हाइपोग्लाइसीमिक फीटस होता है। जब वो पैदा होता है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ये बहुत अहम बात है। दोबारा सुने, जब डायबिटिक मदर होती है तो जब उसका बेबी पैदा होता है तो वो क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिक होता है। वो क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिक होता है। उसके अलावा उसने लिखा हुआ है मटरनल। ठीक है, अगर जो माँ है वो फिनाइल कीटोन यूरिया लेती है, ठीक है, पी के, अगर उसको क्या है, PKU है, उसके यूरिन में जो फिनाइल ये अमाइनो एसिड होता है, उसका क्या नाम था, फिनाइलटीन। बताना मुझे यार, इसका क्या अमाइनो एसिड का नाम था, मेरे जेहन से स्किप हो रहा है।
हाँ, तो पीके जो अगर फिनाइल कीटोन यूरिया है, अगर वो जो फीमेल अगर ये वाला अमाइनो एसिड ज्यादा लेती है, तो उसके यूरिन में क्या होगा, ये वाला जो अमाइनो एसिड होगा ये ज्यादा होगा। उस इसका मसला ये आता है कि इसमें क्या आता है, फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन, जो फीटस होती है उसकी ग्रोथ सही तरह नहीं होती। यस डॉक्टर दुनान, थैंक यू। इसका नाम है फिनाइल अलानीन। अगर एक माँ फिनाइल अलानीन अमाइनो एसिड ज्यादा लेती है, तो उससे क्या होगा कि उसके यूरिन में क्या होगा, मतलब इसको ये पूरी डिजीज है कि उसके यूरिन में ना फिनाइल अलानीन आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर एक माँ फिनाइल अलानीन अमाइनो एसिड ज्यादा ले रही है, तो उसका जो बेबी होगा उसकी ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगी, उसको माइक्रोस्फेली, माइक्रोस्फेली का मतलब है कि उसका स्कल छोटा होगा, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उसका जो बेबी होगा वो पागल सा होगा। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी, और उसको सीएचडी होगी, मतलब कि कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, जिसमें एएसटी आता है, वीएसटी आता है, टेट्रोलॉजी ऑफ फॉल आउट आता है। उसके अलावा एंड पे उसने लिखा हुआ है मिथाइल मरकरी। ठीक है, मिथाइल मरकरी, मिथाइल मरकरी। अब मिथाइल मरकरी में क्या होता है, मिथाइल मरकरी में क्या होता है, इसमें ये जो मिथाइल मरकरी है, इट इज न्यूरोटॉक्सिक, ये नर्व्स की टॉक्सिसिटी कराता है, न्यूरोटॉक्सिक है। और कंसर्न ये किस किस में होता है, ऐसी खातून जो कि क्या यूज करती है, मतलब अगर एक लेडी है वो शार्क खाती है, तो खैर वो लेडी तो ना हुई, वो फिर कोई आप समझ सकते हैं क्या होगी। अगर एक लेडी शार्क खाती है, स्वॉर्ड फिश खाती है, ठीक है, स्वॉर्ड फिश खाती है, उसके अलावा टाइल फिश खाती है, तो ये जो सारी मछलियां है ना, इनमें ये मिथाइल मरकरी बहुत ज्यादा होता है। तो ये भी क्या है, न्यूरोटॉक्सिक, और बेबी के लिए ये खतरनाक है, इससे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आएगी। उसके अलावा एंड पे उसने लिखा हुआ है एक्सरे के बारे में। ठीक है, एक्सरे, जो एक्सरे होता है, एक्सरे भी क्या होता है, ट्रेटोजेनिक है। और एक्सरे को मतलब एक्सरे से बचने के लिए क्या हम करते हैं, जो एक्सरे होता है ये माइक्रोस्फेली कॉज कराता है, माइक्रोस्फेली। और माइक्रोस्फेली क्या है, शॉर्ट स्कल, इसमें स्कल छोटा होगा। उसके अलावा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो बेबी होगा उसकी इंटेलेक्चुअलिटी सही नहीं होगी। और इससे बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लेड शील्ड। ठीक है, एक लेड शील्ड होती है, एक कवरिंग होती है, उसको हम उसके यूट्रस के आगे रख देते हैं, ताकि जो एक्सरेज हैं वो बेबी की तरफ ना जाएं और हमारे सिर्फ टारगेट पे जाएं। तो ये सारा था ट्रेटोजन। और मैंने थोड़ा सा एंड पे स्पीड से इसलिए पढ़ाया है, बिल्कुल आसान है, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। जो समझाने वाली बातें थी मैंने आपको समझा दी हैं। अब मैं रिकॉर्डिंग एंड करता हूँ, जिसने लीव करना लीव कर जाए, जिसने नहीं लीव करना वो मुझसे क्वेश्चन पूछ ले, जल्दी बताएं।